हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कैसे हम स्टेट को मैनेज करते हैं रिएक्ट में। ओके, बट इसको समझने से पहले कि हम कैसे मैनेज करते हैं स्टेट को रिएक्ट में, हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात इसको एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ना हम एक सिंपल सा एक काउंटर एप्लीकेशन के थ्रू हम स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक फ्लो चार्ट समझ लो। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर डेटा की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करता है, राइट। ठीक है, तो स्टेट क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कि किसका ट्रैक रखता है? डायनेमिक डेटा। अब बात आती है कि डायनेमिक डेटा क्या होता है। तो डायनेमिक डेटा को ऐसे समझो, जैसे कि सपोज करो आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट करते हो और वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर आपको प्रोडक्ट खरीदना है। अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो वो है स्टॉक, वो धीरे धीरे घट रहा है। लेट्स से पहले सपोज करो वो 300 था, फिर आपने फिर से दोबारा उस वेबसाइट को विजिट करा तो फिर वो 250 हो गया। ठीक है, फिर वो 100 हो गया, फिर वो 90 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे डेटा की वैल्यू ओवर द टाइम चेंज हो रही है। तो ऐसे ही डेटा को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक डेटा। अगर आप बात करो वेदर एप्लीकेशन की, तो वेदर एप्लीकेशन पे क्या होता है? वेदर की अपडेट्स चेंज होती रहती है ओवर द टाइम, तो वो भी क्या है? एक डायनेमिक डेटा है। अगर आप देखो स्टॉक्स, राइट, स्टॉक्स में देखते हो स्टॉक्स का प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है ओवर द टाइम, तो वो भी क्या है? एक डायनेमिक डेटा है। तो डायनेमिक डेटा क्या है? एक ऐसा डेटा जो ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। अगर हम प्रोग्रामिंग की उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक काउंटर एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास एक बटन है, तो जैसे ही बटन यूज़र पे क्लिक करेगा तो काउंट का अपडेट बढ़ जाएगा 1 से। तो जितनी बार यूज़र बटन पे क्लिक करेगा उतनी बार यूज़र काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे वो डेटा कैसा है? डायनेमिक डेटा। तो डायनेमिक डेटा का ट्रैक कौन रखता है? स्टेट। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही डायनेमिक डेटा चेंज हुआ, पहले प्राइस 300 था, फिर प्राइस स्टॉक 250 हो गया, तो एकदम से क्या होता है? जो स्टेट है वो ध्यान रखती है डायनेमिक डेटा का। जैसे ही डेटा चेंज होगा स्टेट एक ट्रिगर करती है, और जैसे ही ट्रिगर होगा हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट होगा वो री रेंडर होगा, और फंक्शनल कंपोनेंट के री रेंडर होने से ही हमारे यूआई पे अपडेट आ जाएगा। आई होप समझ आया होगा। तो मैं फिर से ट्राई करती हूँ समझाने की कि होता क्या है कि स्टेट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपने अंदर डेटा की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा, ठीक है, अब वो क्या ट्रैक करता है? वो ट्रैक करता है डायनेमिक डेटा का। डायनेमिक डेटा वो एक ऐसा डेटा होगा जो ओवर द टाइम चेंज होता रहेगा। अब जैसे ही डेटा चेंज हो जाएगा स्टेट ट्रिगर करेगा, ट्रिगर होते ही हमारा फंक्शनल कंपोनेंट जो होगा वो री रेंडर करेगा, और फंक्शनल कंपोनेंट के री रेंडर होते ही हमारा यूआई क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे यूआई में न्यू वैल्यू विजिबल हो जाएगी, जो भी एक अपडेटेड वैल्यू होगी। इसको हम एक काउंटर एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो इरेजर, ओके, इसको इरेज करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो मान लो कि ग्रीन पेन लेते हैं। हमारे पास क्या है? एक लेट्स से सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, बाद में हम अच्छे से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक बेसिक काउंटर एप्लीकेशन भी बनाएंगे। अभी टॉपिक को समझने के लिए एग्जांपल ठीक है, इसे समझ सकते हो आप, एक इजी एग्जांपल है समझने के लिए ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सपोज करो यहाँ पे एक हेडिंग है जो कि हमें काउंट की वैल्यू बताती है, राइट। तो इनिशियली काउंट क्या होगा? 0 होगा, और हमारे पास एक बटन हो गया। बटन पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो हमारा वैल्यू जो होगी काउंट की वो 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, हम ये चाहते हैं अभी। अब स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट कीप ट्रैक्स ऑफ डायनेमिक डेटा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मान लो बटन पे क्लिक करा तो अभी जो काउंट की वैल्यू 0 है वो क्या हो जानी चाहिए? 1 हो जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा चेंज हो रहा है वो एक डायनेमिक डेटा है। तो इस डायनेमिक डेटा का ध्यान कौन रखेगा? स्टेट रखेगा। स्टेट इस डायनेमिक डेटा का ध्यान रखेगी। अब मैंने बोला कि स्टेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो इस अगर जो स्टेट है वो किसका ध्यान रख रही है? काउंट का। काउंट का ध्यान क्यों रख रही है? क्योंकि काउंट का जो वो है डेटा वो डायनेमिक है, तो काउंट में वो कैसे दिखेगा? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर स्टेट ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जो डेटा होगा वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हमारे पास की क्या होगी? हमारे पास की होगी काउंट, और उसकी वैल्यू इनिशियली देखा हमने कि काउंट की वैल्यू है 0। अब जैसे ही किसी यूज़र ने बटन पे क्लिक करा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 ना होकर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई इट मीन्स एक ट्रिगर हुआ,
और ट्रिगर होते ही हमारा फंक्शनल कंपोनेंट रीरेंडर होगा। इट मीन्स ये पूरा फंक्शन हमारा कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर होगा और यूआई में वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अभी हम क्या चाहते हैं, अभी तक हमारा काउंट की वैल्यू 0 थी, पर हमें पता है कि यूज़र ने बटन पे तो क्लिक कर दिया है, तो हमें तो यूआई पे 1 अपडेट मतलब वैल्यू 1 शो करनी है ना। तो 1 वैल्यू कब शो होगी, जैसे ही स्टेट को ये पता लगेगा कि डेटा डायनेमिक है, इट मीन्स वैल्यू चेंज हुई है, तो वैसे ही वो ट्रिगर होगा और ट्रिगर होते ही फंक्शन कंपोनेंट को रीरेंडर कर देगा और यूआई पे अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन कंपोनेंट हमारा रीरेंडर होगा, यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू को हैंडल कर रहा है वो कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। स्टेट पूरा ध्यान रख रहा है इसका काउंट का कि भाई काउंट के पास तो डायनेमिक डेटा है, डायनेमिक डेटा होगा तो मैं तो ट्रिगर करूँगा, फंक्शन कंपोनेंट को रीरेंडर करूँगा और यूआई में अपडेट शो कर दूँगा। ठीक है, सो ये होता है स्टेट। अब हमें समझना क्या था, हमें समझना था कि हम कैसे स्टेट को मैनेज करें फंक्शनल कंपोनेंट, हम स्टेट को कैसे मैनेज करें रिएक्ट में स्टेट कैसे मैनेज होगी। हमें बस सिंपल सा हमें क्या काम करना है, हमें ये देखना है कि अगर डायनेमिक डेटा है तो इट मीन स्टेट उसका ध्यान रखेगा। स्टेट ने देखा डेटा डायनेमिक है यार, तो हमें तो ट्रिगर कराना है, ट्रिगर होगा तो फंक्शन कंपोनेंट रीरेंडर होगा और रीरेंडर होते ही हमें यूआई में अपडेट चाहिए। तो हमें यही देखना है कि हम कैसे इस स्टेट को हैंडल करें, किसमें, रिएक्ट में। ठीक है, चलो समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम VS कोड पर जाएंगे और हम इसको रेस कर दो 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे VS कोड पर। ठीक है, और VS कोड पर हम एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाएंगे। ज़्यादा हमें उसकी डिज़ाइनिंग से मतलब नहीं है कि कैसा वो दिख रहा है, हमें मतलब किससे है कि हमें एक हेडिंग चाहिए जो कि काउंट की वैल्यू को शो करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और एक बटन चाहिए जो कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दे। बस इतना ही हमें बनाना है अभी समझने के लिए कि कैसे स्टेट को हैंडल करना है रिएक्ट में। ये वाला प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट बहुत सही है। इसके बाद हम फर्दर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें और डेप्थ है, हम यूआई स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, ओके। सो अब VS कोड पे जाते हैं। तो मैंने अपने VS कोड में ऑलरेडी वीट को इंस्टॉल कर लिया है, तो आप भी कर लेना। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारा वो था प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें हमें क्या करना था, हमें एक हेडिंग बनानी थी जिसमें हमें क्या करना है, हमें एक हेडिंग बनानी है जो कि काउंटर की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा और एक हमें बटन चाहिए जो कि काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देगा। सिंपल। यूआई पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे कि वो कैसा दिख रहा है, सिंपल रखते हैं, बस टॉपिक समझना है। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपने काउंटर एप्लीकेशन का लॉजिक एक दूसरा कंपोनेंट बना सकते हैं, काउंटर कंपोनेंट, और उसमें लिख सकते हैं, फिर उसको ऐप में रेंडर करा सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम काउंटर एप्लीकेशन का लॉजिक इस ऐप कंपोनेंट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमें चाहिए एक काउंट हेडिंग। ठीक है, ओके। काउंट हेडिंग का तो काम ये है कि उसको काउंट की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना है। जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ, मतलब कोई करे, तो उसकी जो अपडेटेड वैल्यू होगी उसको शो कर दो। ठीक है, पर यहाँ पर ना हमें देखना है कि काउंट की वैल्यू क्या है, डायनेमिक है। इट मीन्स उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो हमें उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में जो चीज़ आ रही है कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा काउंट का। ठीक है, और उसको कुछ इनिशियली वैल्यू देनी पड़ेगी। अब हमें पता है इनिशियली काउंट को हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, 0। अब हम एक वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इस काउंट का डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कंपोनेंट में एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट्स से काउंट, और उसको एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0। ठीक है, हो गया इतना काम। अब हम दूसरा और क्या करना है, हमें एक हेडिंग बनानी है जो कि काउंट की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एक हेडिंग ले ली और जो क्या करेगी, जो काउंट की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अब मैं डायरेक्टली 0 नहीं लिखूँगी। अब मैं डायरेक्टली 0 क्यों नहीं लिखूँगी, वो समझते हैं। इरेजर कहाँ है, इरेजर लाओ। ओके, तो लेट मी इरेज दिस स्टफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब हमें ये समझना है कि हम हेडिंग में काउंट 0, सिर्फ काउंट 0 क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है HTML कंपोनेंट में क्या होगा, वहाँ पर डायनेमिक डेटा नहीं शो कर पाते हो आप। ठीक है, आपने काउंट 0 लिखा, वो एवरी टाइम काउंट 0 ही शो करेगी। बट हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि यार हमारा काउंट का जो डेटा है वो तो डायनेमिक है ना, क्योंकि जैसे ही यूज़र ने बटन पर क्लिक करना है वैसे ही हमारे काउंट की वैल्यू को चेंज हो जाना है। अच्छा,
तो अब हम क्या करें, हम 0 तो नहीं लिख सकते। अगर आपको पता हो ये कॉन्सेप्ट कि अगर हमें अपने HTML कंपोनेंट पे मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे इस काउंट वेरिएबल को, अरे यार मुझे पता है मुझे इस काउंट वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगी, तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। उप्स, क्या हुआ, ब्रैकेट गायब हो गया। ओके, हमें पता है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को यूज़ करना है तो उसको कर्ली ब्रेसेस मतलब जावास्क्रिप्ट को उसमें एम्बेडेड करना है अपने HTML में, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करा और हमने यहाँ पे काउंट को लिख दिया। तो बस अब काउंट क्या करेगा, जैसे ही इस काउंट की वैल्यू चेंज होगी, हमारा ये काउंट हेडिंग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे अब सिर्फ 0 नहीं दिखेगा, यहाँ पे जैसे इस काउंट की वैल्यू 13-14 होंगी तो यहाँ पे भी 13-14 दिखेगा। आई होप इतना समझ आया, ठीक है। अब फिर से आते हैं कैनवास पे। अब हमने क्या करा, अपने 2 काम पूरे कर लिए। हमें ये पता था कि यार काउंट का तो डेटा डायनेमिक है, हमें कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो हमने काउंट को एक काउंट वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब हमने एक हेडिंग भी बना ली कि जो काउंट की वैल्यू को शो करेगा कि भाई काउंट की वैल्यू क्या है। तीसरा हमें चाहिए एक बटन। ओके, सो लेट्स मेक द बटन। इजी पीजी है ये तो। बटन पे जाते हैं, स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। अब बटन क्या करेगा, बटन करेगा वैल्यू को +1 से इंक्रीज़, दैट्स इट। अभी हमें इतना ही UI दिखाना है, ठीक है। अब अपने कोड को एक बार रन कर लेते हैं। बहुत सिंपल कोड लिखा है हमने। हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, शायद ये वाला ही है ना फोल्डर। सो लेट अस रन आवर प्रोजेक्ट। It will take time, okay. So let us run the command npm run dev. Okay, let's see अब हमारा UI कैसा दिखता है। ओह, क्या गलत कर दिया मैंने, npm run dev। ओके, मिसिंग dev, मैंने कोई गलत फोल्डर फ्रंट एंड 1 में ही मैं कर रही हूँ। ओके ओके ओके, तो भाई जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि फ्रंट एंड 1 नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर फर्दर एक और फोल्डर है cd वीट प्रोजेक्ट करके जाते हैं इस फोल्डर पर, ठीक है। अब नाउ दिस कमांड विल वर्क npm run dev एंड बूम, ये काम कर गई, वेरी गुड। देखते हैं कैसा दिख रहा है UI। इट विल टेक टाइम। ओके, आते हैं हम 2 मिनट में, जैसे ही ये ओपन हुआ उसको टाइम लग रहा है थोड़ा ओपन होने में, फिर वो हो गया। तो हम फॉलो करते हैं इस लिंक को और देखते हैं हमारा UI कैसा दिख रहा है। आई नो थोड़ा गंदा ही दिख रहा होगा। खुल जाओ फटाफट खुल जाओ। बहुत टाइम लग गया है। ओके, ये तो ये हमारा UI दिख रहा है। क्या है इसमें, काउंट की वैल्यू देखो 0 डिनोट हो रही है। हमने जबकि लिखा भी नहीं था कि हमने हेडिंग पे 0 है, बट हमें पता है कि यहाँ से इसने काउंट की वैल्यू ले ली है जो कि 0 है। तो या बढ़िया काम कर रहा है तो, ठीक है। तो हेडिंग आ गई है, बटन आ गया, बटन में क्लिक हो रहा है। अभी कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी होगी, ठीक है। बस हमें UI बनाता, हमारा UI बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। अब समझो, हमें क्या पता था, अभी हमें ये पता था कि यार बटन पर मतलब काउंट की वैल्यू को स्टोर करना है, हमने वेरिएबल बना लिया। हमें हेडिंग दिखानी थी, हमने हेडिंग बना ली, बटन बना लिया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई यूज़र आए, कहाँ पर आए, हमारे इस प्रोजेक्ट पर आए, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे तो बटन की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दो, है ना। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक इवेंट की बात कर रहे हैं हम, और वो कैसा इवेंट है, ऑन क्लिक इवेंट है। तो हम जाएंगे VS कोड पे और बटन पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट हमें यूज़ करना है। ऑन क्लिक इवेंट जो कि क्या करेगा, वो एक फंक्शन को रन करेगा, हैंडल CLICK। मतलब अब देखो, ये एक ऐसा काम है जो कि बार बार होना है। मतलब क्या समझाते हैं। तो हमें क्या पता है, हमारे पास बटन आ गया, ठीक है। हमने बटन पे बोला कि एक इवेंट लगाना है, हमने ऑन क्लिक। अभी ऑन क्लिक क्या ले रहा है, ये ऑन क्लिक एक फंक्शन ले रहा है। फंक्शन क्यों, क्योंकि देखो
ये एक ऐसा काम है जो कि बार बार रिपीट होना है। मतलब कि लेट्स से यूज़र ने क्लिक करा, ज़ीरो की वैल्यू में पहले ज़ीरो थी वैल्यू, बटन में यूज़र ने बटन पे क्लिक करा, वैल्यू 1 हो गई। फिर से यूज़र ने बटन पे क्लिक करा, 2 हो गई। यूज़र बार बार बटन पे क्लिक कर रहा है, तो एक ही जो काम है जो बार बार रिपीट होना है, तो क्यों ना उसको एक फंक्शन में स्टोर कर लिया जाए उस काम को, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि बार बार रिपीट होना ही है जब जब यूज़र बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। हमने बनाया फंक्शन जिसका नाम है हैंडल, CALICK, हैंडल क्लिक। ठीक है, अब इस फंक्शन ने क्या करना है, इस फंक्शन ने क्या करना है, हमें पता है काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करना है, तो काउंट प्लस इक्वल टू 1, राइट। ओके, अब एक और चीज़ हम कर लेते हैं, हम एक लॉग स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट्स से क्या लिख सकते हैं, हाँ, द वैल्यू ऑफ काउंट इज़, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी कैन यूज़ दिस वेरिएबल नेम टू रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ काउंट। ठीक है, चलो समझ लेते हैं हमारे कोड को। बहुत सिंपल सॉर्टेड कोड लिखा है हमने क्या करा, हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि जैसे ही यूज़र मतलब काउंट की वैल्यू क्या है, जो मतलब काउंट का जो डेटा है वो डायनेमिक है। ठीक है, अब डायनेमिक डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेटा डायनेमिक है, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें एक हेडिंग यूज़ करनी थी जो कि काउंट की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर सके कि काउंट की वैल्यू क्या है। अब हमें पता है अगर हम डायरेक्टली 0 लिख देंगे तो वो तो डायनेमिक डेटा शो नहीं करेगी, बट हमें क्या करना है, हेडिंग में डायनेमिक डेटा शो करना है। तो दैट्स वाई हमने कर्ली ब्रेसेस में अपने इस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को यूज़ करा। ठीक है, फिर हमने एक बटन क्रिएट करा जो कि ये शो करता है कि ये बटन वैल्यू को +1 से इंक्रीज़ करेगा। अब इस पर कोई इवेंट अगर होगा, वो कैसा इवेंट है, वो ऑन क्लिक इवेंट है। तो जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करता है तो हम क्या चाहते हैं, हमारा ऑन क्लिक एक फंक्शन को ट्रिगर करे। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि बटन जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा ये काम बार बार रिपीट होना है। कैसा काम बार बार रिपीट होना है, ऐसा काम जो कि काउंट की वैल्यू को +1 से इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, सिंपल, और एक लॉग स्टेटमेंट दे देगा जिसमें वो एक्चुअल वैल्यू बता देगा काउंट की क्या है, यही है। अब जैसे ही क्या होगा, ये फंक्शन ये कोड रन होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो वैल्यू 0 आएगी। मैंने जैसे ही फंक्शन पे क्लिक करूँगी ये फंक्शन रन होगा, काउंट की वैल्यू को देखेगा 0 है, फिर वो काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद हमारा लॉग स्टेटमेंट में एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी काउंट की, और UI में भी अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ चाहते हैं ना, तो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। सेव करते हैं। अब हम जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, अपने UI पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, कोई अब हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, होप सो, होना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है। हम गए कंसोल पर, या कोई एरर नहीं है, गुड। तो अभी हमें क्या करना है, मुझे पता है मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगी यहाँ पर वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, और कंसोल में भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लिक करते हैं, क्लिक करा, उप्स, क्या हुआ, ओ चला, एक बार रुको, अभी समझते हैं क्या हुआ। ठीक है, तो मैंने जैसे उन पे क्लिक करा, उप्स, यहाँ तो दिक्कत हो गई। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि यार काउंट में तो हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करे काउंट की वैल्यू बढ़ जाए, पर यहाँ तो स्टिल 0 है, बट कंसोल में तो वैल्यू बढ़ी है, काउंट इज़ 1। अच्छा, फिर से करके देखते हैं क्लिक, उप्स, फिर से काउंट की वैल्यू 0 है, बट यार कंसोल में तो बढ़ रही है, जितनी बार आप बटन पे क्लिक कर रहे हो उतनी बार कंसोल में तो वैल्यू बढ़ रही है, बट वाई द वैल्यू इज़ नॉट चेंजिंग ऑन द UI। अब इसके पीछे का ज़रा रीज़न समझते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। हम जाते हैं अपने कैनवास पर, तो देख लो, पहले तुम ये देख लो कि भाई हमारा प्रोजेक्ट काम सही कर रहा है। काम सही क्या कर रहा है कि मतलब काउंट की वैल्यू को तो चेंज कर रहा है, पर दिक्कत क्या कर रहा है कि वो UI में चेंज नहीं कर रहा है। वो UI में चेंज क्यों नहीं कर रहा है वो समझते हैं। पहले हम चलते हैं कैनवास पर। तो ये रहा हमारा कैनवास, फिर से इरेजर लाओ और इसको हम करते हैं इरेज। ये साउंड को प्लीज़ इग्नोर करना। ओके, तो हाँ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार हमारे पास डेटा है डायनेमिक। ठीक है, अभी हाँ, हमने देखा यार हमारे पास डेटा तो डायनेमिक डेटा था। हमें क्या करना था, काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। हमें इतना समझ आ गया कि भाई हमारा कोड सही काम कर रहा है, काउंट की वैल्यू को तो चेंज कर रहा है, पर वो UI में क्यों नहीं विजिबल हो रहा। अच्छा, अगर आपको याद हो कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें
डायनेमिक डेटा शो करना होता है यूआई पे, जब भी हमें डायनेमिक डेटा को शो करना होता है कहाँ पर, यूआई पर, तो हमें पता है हमें डोम को मेन्यू अपडेट करना पड़ता है, राइट। अच्छा, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने एलिमेंट को या तो क्लास नेम दे देते हैं या फिर आईडी दे देते हैं, फिर हम उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर क्लास नेम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जावास्क्रिप्ट के कंटेंट को चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप खुद देखो कोड में, क्या हमने कहीं पर डोम चेंज किया है, कहीं डोम को हमने अपडेट किया है, नहीं किया। तो कैसे वो यूआई में अपडेट करेगा, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है यार हमने तो यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोई तो यूज़ करा है, अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर हमें अपडेट करना है यूआई पे, डायनेमिक डेटा को शो करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोम को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट हमने तो ये भी देख लिया कि हम तो अपने कोड में कहीं भी डोम को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट का, तो क्या रिएक्ट में भी हमें डोम को अपडेट करना पड़ेगा, फिर से वही गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय वॉट एवर, तो रिएक्ट में भी क्या सेम चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं। रिएक्ट में ये चीज़ जब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ना, तब हमें डोम को अपडेट करना पड़ता है, बट अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट जेएस का, ठीक है, रिएक्ट जेएस का। तो रिएक्ट जेएस में क्या होता है, हमें डायरेक्टली डोम को अपडेट नहीं करना पड़ता, रिएक्ट खुद ही करता है वो चीज़, ठीक है। रेंडर, री रेंडरिंग, अगर आपने पढ़ा होगा, रेंडरिंग, अबाउट रेंडरिंग और री रेंडर वॉट एवर आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है। वर्चुअल डॉम क्या है, वर्चुअल डॉम होता है कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम, कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, बिकॉज मैं तो डायरेक्टली बुक्स पढ़ा रही हूँ, या जो भी मतलब पढ़ रहा है उसने पहले से रेंडरिंग तो पढ़ा ही होगा। तो एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है जो कि एक्चुअल डॉम होता है, कॉपी होती है एक्चुअल डॉम की, ठीक है। चलो इसको किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, अभी इस पर बात नहीं करेंगे, वरना हम टॉपिक्स, ये चीज़ वर्चुअल डॉम किसी और टॉपिक में वीडियो में समझेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि रिएक्ट जेएस, ओप्स पेन का है। अभी हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि रिएक्ट जेएस में फिर हम कैसे स्टेट को हैंडल करें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें ये तो पता है कि अगर जावास्क्रिप्ट में हमें स्टेट को हैंडल करना है तो यार हमें तो डोम को अपडेट करना पड़ेगा, पर यार हम तो रिएक्ट जेएस का यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर कैसे अपडेट किया जाए किसको, अपने स्टेट को। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम यूज़ करेंगे, जिसका नाम है हुक्स। सो फॉर दिस वीडियो, सॉरी, इन दिस वीडियो व्हाट आर मेन, ओके, तो हमें पता चल गया कि हम रिएक्ट में अगर स्टेट को हैंडल करना चाहते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हुक्स। किस में, रिएक्ट में। और कौन से वाले कंपोनेंट के साथ, क्या क्लास कंपोनेंट के साथ, नहीं, फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। हम हुक्स किसके साथ यूज़ करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, ओके। बट ये होता क्या है हुक्स, अब इसको समझते हैं। अभी तक की मतलब अभी तक जो मैंने समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें जो समझना है वो है हुक्स। अब हम समझेंगे हुक्स क्या होते हैं। हुक्स, तो हुक्स लिखते हैं यहाँ पे, हुक्स, और इनको समझते हैं अब। तो हुक्स क्या होते हैं, हुक्स बेसिकली होते कुछ नहीं, होते बेसिकली फंक्शंस ही हैं जो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा रिएक्ट फीचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब एडिशनल रिएक्ट फीचर देते हैं। अब कैसे रिएक्ट फीचर, वन ऑफ द रिएक्ट फीचर जो हमें हुक देते हैं वो है कि हम अपनी स्टेट को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। सॉरी तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हुक्स होते हैं, हुक्स बेसिकली क्या है, होते हैं फंक्शंस जो कि हमारे हमें कुछ एडिशनल रिएक्ट फीचर प्रोवाइड करते हैं, और बहुत तरीके के फीचर वो प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हुक्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी हमें रिएक्ट में प्रोवाइड करते हैं। बट वन ऑफ द फंक्शनैलिटी जो कि हमें इस वीडियो में समझनी है, द वन ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट हुक्स प्रोवाइड अस इज़ टू मैनेज द स्टेट।
अच्छा, एक बार स्टेट दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। स्टेट मुझे कैसे मैनेज करनी है, मुझे ये पता है कि स्टेट किसका ट्रैक रखेगा, डायनेमिक डेटा का, और डायनेमिक डेटा जैसे ही चेंज होगा हमें क्या पता है कि स्टेट ट्रिगर करेगा और हमारे फंक्शनल कंपोनेंट को री-रेंडर करेगा। पर ये दिक्कत किस में आ रही थी, अभी हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा तो यहाँ पे तो इशू आ रहा था, यहाँ पे एट दी एंड यूआई भी अपडेट नहीं हो रहा था। तो हमें ये पता है कि हमें स्टेट को हैंडल करते हुए अपने अपडेट न्यू वैल्यू को यूआई में अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हुक्स क्या करेगा, हुक्स हमारी हेल्प करेगा इस स्टेट को मैनेज करने में, ठीक है। बहुत टाइप्स के हुक्स होते हैं, बहुत टाइप के हुक्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द हुक जो हमें इस वीडियो में समझना है, जो कि हमें हेल्प करेगा रिएक्ट में स्टेट मैनेज करने के लिए, उस हुक का नाम है, कोई डिफरेंट कलर का पेन लेते हैं, कलर ये है क्या, नहीं ये, अच्छा सॉरी ये तो अलग है, हाँ इरेजर का है, ठीक है। तो वो हुक जो कि हमें ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम स्टेट को अपडेट कर सकें, स्टेट को मैनेज कर सकें, तो उस हुक का नाम होता है, उस हुक का नाम है यूज़ स्टेट हुक, यूज़ स्टेट हुक, ठीक है। ये अब देखो थोड़ा सा समझो इसको, ये एच है, ठीक है। राइटिंग तो जज मत करना। तो सबसे पहले हमें समझ आया यहाँ पे उसका पूरा मतलब जिस हुक का हम यूज़ कर रहे हैं उस हुक का नाम क्या है, यूज स्टेट हुक। सबसे पहली बात यहाँ पे हुक आ गया। तो हुक मीन्स ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो रिएक्ट कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो रिएक्ट कैसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट की, कि आप क्या कर सको, आप बेटा स्टेट मैनेज कर सको, ठीक है। किसका यूज़ करके, रिएक्ट का यूज़ करके, ठीक है। रिएक्ट में आपको डायरेक्टली डोम नहीं मैनेज करनी, तो कैसे स्टेट को हैंडल किया जाए, यूज स्टेट हुक का यूज़ करके। अच्छा, अभी आप ना बहुत सारे हुक पढ़ोगे, मतलब मैं फर्दर वीडियोस में और भी हुक्स हैं जो एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमारे पास यूज़ इफेक्ट है, ठीक है, एक है हमारे पास यूज़ कॉल बैक, एक है हमारे पास यूज़ मेमो। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, बार बार प्रीफिक्स में यूज़ आ रहा है, तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, कन्वेंशन है कि हम जब भी हुक्स लिखते हैं तो उनसे पहले हमें यूज़ की वर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि मतलब ये समझ आ जाए कि हाँ भाई ये एक हुक है, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड। तो अभी हम इस वीडियो में अब रिएक्ट में हमें जो समझना है कि हम कैसे रिएक्ट में स्टेट मैनेज करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो के लिए, जो कि हमें यही समझना था कि स्टेट को कैसे मैनेज किया जाए रिएक्ट में। तो हम कैसे मैनेज करते हैं, हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमें यही समझना है, तो चलो समझते हैं। इरेजर ये तो समझ आ ही गया होगा कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का यूज़ करके जो हमें इशू आ रहा था कि हमारा कंपोनेंट यूआई में अपडेट नहीं कर पा रहा था, यूज स्टेट हुक उसी चीज़ को रिजॉल्व करता है, ठीक है। अब कैसे उसको हमें अपने कोड में यूज़ करना है, अपने कंपोनेंट में यूज़ करना है, कैसे वो काम करता है, अब हम सब कुछ समझते हैं डिटेल में, ठीक है। इसको हटाते हैं, अरे यार यूज़र। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि यूज स्टेट क्या है, एक हुक है। हुक मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन ये वाला हुक क्या कर रहा है, हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है रिएक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी पड़ती है यूज स्टेट हुक को अपने कोड में यूज़ करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है किसको, यूज स्टेट हुक को। अब हमें पता है कि ये हुक हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये सबसे पहला मेथड होता है, ठीक है। चलो इंपोर्ट हम कर ही लेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका सिंटेक्स समझो। इसका सिंटेक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, यूज़ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, यूज स्टेट हुक हम लिखते हैं और वो एक वैल्यू लेता है, एक इनिशियल वैल्यू लेता है। मतलब यूज स्टेट क्या करता है, वो एक वैल्यू लेता है, और एक वो वैल्यू कैसी होती है, वो होती है एक इनिशियल वैल्यू। पर किसकी इनिशियल वैल्यू, समझते हैं आराम से समझेंगे। अभी मान लो कि इसको हमने एक इनिशियल वैल्यू दी है 0, ठीक है। अरे यार बैकग्राउंड कुछ नहीं देना। अब हमें ये क्या करता है, ये हमें एक रिटर्न करता है एक डी स्ट्रक्चर्ड एरे। ये हमें देता है एक डी स्ट्रक्चर्ड एरे। उस डी स्ट्रक्चर्ड एरे में क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा स्टेट वेरिएबल और एक होता है हमारा फंक्शन। मतलब समझते हैं।
अभी तक हम इतना समझ चुके कि भाई हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक रिएक्ट का फीचर है, ठीक है। अब इसके इंपोर्ट कर लिया तो भाई यूज़ भी कर लो, ठीक है, यूज़ कर लिया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले यूज स्टेट की एक इनिशियल वैल्यू लेता है। तो अभी के लिए मान लो कि उसको हमने इनिशियल वैल्यू दी है 0, ठीक है। अब ये हमें रिटर्न, ये हमें क्या देता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एक डीस्ट्रक्चर्ड एरे जो कि 2 वैल्यू लेता है, एक स्टेट वेरिएबल और एक फंक्शन। अच्छा ठीक है, ज़रा मैं वो अपना बेसिक सा काउंटर एप्लीकेशन बना लूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक हेडिंग थी काउंट जिसकी इनिशियल वैल्यू थी 0, और एक हमारे पास था बटन जो कि वैल्यू को +1 से इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं स्टेट वेरिएबल क्या है। स्टेट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है, स्टेट मतलब जो डायनेमिक डेटा का ध्यान रखती है। वेरी गुड। अब स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है, स्टेट मतलब एक ऐसा जिसका डेटा बार बार चेंज हो रहा है, राइट। तो स्टेट वेरिएबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो। और हमारे काउंट एप्लीकेशन में कौन सा वो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी, काउंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल मतलब किसको डिनोट कर रहा है, स्टेट वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल को डिनोट कर रहा है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है ओवर द टाइम। तो हमारे केस में वो वेरिएबल कौन है, हमारे केस में वो वेरिएबल है काउंट वेरिएबल। इतना समझ आया, ओके, श्योर समझ आया, दोबारा रिपीट करूँ, कर देती हूँ कि स्टेट वेरिएबल सबसे पहले हमारे पास जो डीस्ट्रक्चर्ड एरे हमें मिलता है उसके अंदर 2 वैल्यू होती है। सबसे पहला होता है एक स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है ओवर द टाइम। हमारे केस में जो अभी हमने बनाया था छोटा सा बेसिक सा काउंटर एप्लीकेशन, वहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था। हमें पता था कि इस वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो वो कौन सा वेरिएबल था, काउंट। तो समझ आ गया स्टेट वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो मैंने लिखा था कि यूज स्टेट एक इनिशियल वैल्यू लेता है, तो ये इनिशियल वैल्यू किसकी होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है हमारे स्टेट वेरिएबल की। अब मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता था हमारे केस में काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, सिंपल। तो इस स्टेट वेरिएबल को, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल को कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो इस स्टेट वेरिएबल को जो हम वैल्यू देते हैं वो कहाँ से देते हैं, यहाँ से। तो जो हम यूज स्टेट में जो लिख रहे हैं इनिशियल वैल्यू, वो एक्चुअली किसकी वैल्यू है, वो है स्टेट वेरिएबल की वैल्यू। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड स्टेट वेरिएबल क्या है और स्टेट वेरिएबल को हम वैल्यू कैसे देते हैं, ठीक है। चलो, अभी तक जो चीज़ हमें नहीं समझ आई पाई वो है यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिलता है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन सिंपल है, बहुत अच्छा फंक्शन है ये फंक्शन क्या करता है, हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने में हेल्प करता है। दोबारा, ये फंक्शन हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने में हेल्प करता है। मतलब हमारा, जैसे लेट्स सपोज करो काउंट की वैल्यू है 0, अब मैंने बटन में क्लिक करा, मैं चाहती हूँ कि बटन की वैल्यू 1 हो जाए, तो कौन हेल्प करेगा कि इस काउंट की वैल्यू 1 हो जाए, तो जो फंक्शन हमारी हेल्प करता है वो होता है ये दूसरा। जो आप डीस्ट्रक्चर जो एरे करते हो उसमें जो स्टेट वेरिएबल होता है, एक स्टेट वैल्यू पास करते हो और आप एक फंक्शन दे दो, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हेल्प करेगा हमारी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने में। क्योंकि स्टेट वेरिएबल के पास कैसा डेटा है, डायनेमिक डेटा है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। ये इरेज चलो भाई साहब, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आगे समझते हैं क्या समझना है हमें। बस मैं एक लास्ट बार इसको रिपीट करती हूँ बिकॉज आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना अभी तक। आई होप, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना अगर समझ आया तो, नहीं समझ आया होगा तो तब भी बताना कि नहीं समझ आया, और समझ आया होगा तो भी बताना कि समझ आ गया। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको इंपोर्ट करना है। अगर नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में तो प्लीज़ उसको इग्नोर मारें। सबसे पहले हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है, ओके। दूसरा, हमें पता है कि वो हमें एक डीस्ट्रक्चर्ड एरे देगा जो कि स्टेट वेरिएबल लेता है और एक फंक्शन लेता है। स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जिसका डेटा बार बार चेंज हो रहा है, और एक फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जो कि स्टेट वेरिएबल को अपडेट करने में हेल्प करेगा। फिर हमें पता है कि यूज स्टेट एक वैल्यू लेता है इनिशियली, वो वैल्यू एट द एंड होती है किसकी, वो इनिशियल वैल्यू होती है स्टेट वेरिएबल की। ओके, समझ आ गया। बस यही करते हैं। चलो फिर चलते हैं अपनी VS कोड पर और हम चेंजेस करते हैं। आ गया अपने VS कोड पर, ये हटाओ यार, हमें तो हटाते नहीं, कमेंट आउट कर देते हैं कोड। राइट नाउ कमेंट इट आउट। हो गया। इस फंक्शन को भी ज़रा हम कमेंट आउट कर देते हैं। अभी सब कुछ कोड को कमेंट आउट हटा ही देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अभी हम कुछ नहीं, बस बेसिक UI रख रखा है और कुछ नहीं कर रखा। ये बेसिक UI तो काम कर ही रहा होगा, देखते हैं। 1 ही आई गेस ये अपडेट हो गया। चलते हैं, आ गए हैं। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि कंसोल पे वैल्यू आ रही है।
बड़ा टाइम लगता है, हटाओ यार। हो गया, ठीक है। तो चलो, हमारा बेसिक सा यूआई बना हुआ है, नो टेंशन, नो वरीज। चलो, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ करना है, आपको हमेशा यूज स्टेट हुक को, मतलब आप कोई भी हुक लिख रहे हो, आप उसको इंपोर्ट कहाँ करोगे, अपने इस फंक्शनल कंपोनेंट के आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर। तो इंपोर्ट हम करते हैं, इंपोर्ट यूज़, हमें इंपोर्ट करना है क्या, यूज़ स्टेट, किस में से, फ्रॉम रिएक्ट। कहीं तो दो यार सजेशन, रिएक्ट नहीं दे रहा सही, पता नहीं क्यों। चलो, नेक्स्ट हमें क्या आता है, हम अपना वो लिखते हैं सबसे पहले, लेट डिस्ट्रक्चर्ड एरे। डिस्ट्रक्चर्ड एरे में क्या होगा, ओ मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं, तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बताई मैंने तुम्हें। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये जो स्टेट वेरिएबल के साथ ये जो फंक्शन आता है जो कि स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने में हेल्प करता है, इसकी ना एक कन्वेंशन होता है, इसको नाम कैसे देना है। कन्वेंशन ये है कि जो आपने अपने स्टेट वेरिएबल को नाम दिया है, लेट्स से मेरा स्टेट वेरिएबल काउंट है, तो मैं इसके फंक्शन को क्या नाम दूंगी, मुझे इस फंक्शन की प्रीफिक्स में सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेट, और सेट के बाद अपने काउंट वेरिएबल का नाम, सेट काउंट। मतलब सपोज करो मेरे स्टेट वेरिएबल है एज, तो उसका जो मेरा वो होगा फंक्शन जो उसको हैंडल करेगा वो है सेट एज। सपोज करो मेरे स्टेट वेरिएबल का नाम है नेम, तो उसके फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सेट नेम। मतलब पहले तुम्हें प्रीफिक्स में सेट लिखना है और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें उसी स्टेट वेरिएबल का नाम लिखना है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम इसके अलावा कुछ नाम दे दोगे तो तुम्हारा फंक्शन काम नहीं करेगा, करेगा, बट ये कन्वेंशन है लिखने का, समझ आ जाता है कि अच्छा कौन से फंक्शन की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, तो वो ईजी हो जाता है समझना, ठीक है। ओके, तो अब मैंने अपने स्टेट वेरिएबल को नाम दिया काउंट, तो फिर इसके लिए फंक्शन का नाम हो जाएगा सेट काउंट, और ये क्या करेगा, यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ स्टेट, जो कि इनिशियल वैल्यू क्या लेगी, काउंट 0। सिंपल, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे यार यहाँ पे तो काउंट को डायनेमिक डेटा शो करना है, तो देखो एट द एंड काउंट तो एक वेरिएबल ही है ना, तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे सिमिलरली, जैसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट, मतलब अभी जो हमने समझा था जिसमें हमने एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बनाया था, जैसे हम उसमें काउंट को यूज़ कर रहे थे हेडिंग में, सेम यहाँ पर भी वैसे यूज़ करेंगे। एट द एंड है तो वो जावा, मतलब एक अदर वेरिएबल ही ना, ठीक है। अब फिर से मैं चाहती हूँ कि बटन पे क्लिक हो तो एक इवेंट अगर होगा जो कि है ऑन क्लिक, और जैसे ही ऑन क्लिक इवेंट अकर होगा, मैं चाहती हूँ एक फंक्शन नाम हो जिसका नाम हो हैंडल क्लिक, ठीक है। ओके, ये तो सेम ही था कोड, ये सेम ही था। अच्छा, तो यार हमने तो यहाँ पे हैंडल क्लिक फंक्शन का यूज़ करा, पर हमें ये पता है कि अगर हमें चेंज करनी है वैल्यू किसकी, अपने काउंट की, तो हमें तो सेट काउंट यूज़ करना है। हाँ, सेट काउंट यूज़ करेंगे, पर सेट काउंट अभी हमने लॉजिक थोड़ी ना लिखा है, हमने क्या करा है, जैसे ही ऑन क्लिक पर मतलब बटन पे क्लिक करें, हैंडल क्लिक फंक्शन रन होना चाहिए, मतलब इन्वोक होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस काम को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम उसको फंक्शन में लिख देते हैं ना, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हमारे फंक्शन का नाम क्या था, हमारे फंक्शन का नाम था, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये फंक्शन का नाम था हैंडल, नहीं ये नहीं था, हैंडल क्लिक था, ठीक है। एक काम करते, एरो फंक्शन बनाते हैं, तुम कोई सा भी बनाओ, क्या मतलब लगता है, नॉर्मल यूज़ करो, हैंडल क्लिक, ठीक है। ये क्या करेगा, एक फैट एरो फंक्शन के लिए कर्ली ब्रेसेस लेगा, ठीक है। अब हमें क्या पता है, मुझे क्या करना है, मुझे काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करना है, तो मैं डायरेक्टली वो वाला कोड नहीं लिखूँगी जैसे हमने उसमें लिखा था जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल कि काउंट प्लस इक्वल टू 1, नहीं, हमें क्या पता है, सेट काउंट हमारी हेल्प करेगा। तो सेट काउंट को हमने कॉल करा, सेट काउंट क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को +1 से +1 से इंक्रीज़ कर देगा, दैट्स इट, हो गया। लॉग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दी वैल्यू, अरे यार क्या स्पेलिंग होती है, वैल्यू ऑफ काउंट इज़, और यहाँ पे आ जाएगी काउंट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे हमारा वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा जिसमें जो कि वहाँ पे आता कि यूआई अपडेट नहीं हो रहा था, तो देखते हैं क्या यहाँ पे यूआई अपडेट हो पाएगा। तो हम करते हैं इसको सेव, अब हम चलते हैं अपने
एप्लीकेशन पे देखते हैं क्या बटन पे क्लिक करने वैल्यू चेंज हुई, ओ वैल्यू तो चेंज हो रही है। इट मीन्स जो हमारा मतलब जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमारा यूआई में अपडेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ तो डॉम को अपडेट करना पड़ता है। अब हम रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा हमें रिएक्ट। तो रिएक्ट में क्या होता है, हमें डायरेक्टली डोम हमें नहीं मैनेज करना पड़ता, डायरेक्टली डोम को कौन मैनेज करता है, वर्चुअल डोम का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हमारा यूआई में अपडेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर यूआई में अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, क्या हुआ वो समझते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो तो रिजॉल्व हो गई। एक और प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम भी नहीं आ सकते उसको, वो समझेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि पहली बार हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम पे हमारा कंपोनेंट होता है रेंडर, ठीक है। फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, अरे भाई साहब पेन दे दो। फर्स्ट टाइम पे कंपोनेंट होता है रेंडर। कंपोनेंट रेंडर हुआ तो उसने क्या करा, कंपोनेंट रेंडर होगा तो ऊपर से यहाँ से ये पूरा कंपोनेंट रन करेगा। ये पूरा कंपोनेंट रन करेगा, इट मीन्स हमारे वेरिएबल क्रिएट होंगे काउंट। क्योंकि देखो चलो इसको कोड को हटाई देती, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, मैं जैसे ही मतलब इसको रन करूँगी तो ये हमारा कंपोनेंट रन करेगा। तो सबसे पहले ये वाली लाइन है, इट मीन्स ये लाइन रन करेगी, इट मीन्स ये वाला हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होगा, हमारे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, राइट, ठीक है। जिसको हमें पता है स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि कंपोनेंट रेंडर हुआ है तो ये लाइन चलेगी। ये फंक्शन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है फंक्शन को कहीं तो कॉल करना पड़ता है तभी वो चलता है, ट्रिगर होता है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न वाला ये HTML हमें रेंडर होगा यहाँ पे, जिसमें हमें हेडिंग आएगी और हमें पता है हेडिंग में काउंट की वैल्यू शो होगी और इनिशियली काउंट की वैल्यू थी 0। अच्छा, फिर ये भी रेंडर होगा। अब जैसे ही क्या हुआ मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब क्या हुआ, नॉर्मल हमारा अपडेट रेंडर हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा वैल्यू 1 हुई। कैसे हुई, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक करा, हैंडल क्लिक फंक्शन इन्वोक हुआ। हैंडल क्लिक फंक्शन ने क्या करा, सेट काउंट को कॉल करके काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दिया। 1 से इंक्रीज़ करा, अब काउंट की वैल्यू तो चेंज हो गई। इस वजह से हमारे जैसे ही फंक्शन रन करना बंद करेगा उसके बाद ही हमारे काउंट में वैल्यू हो जाएगी 1। समझ आया, दोबारा समझाती हूँ। जैसे ही बटन पे क्लिक करा, हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल हुआ। हैंडल क्लिक फंक्शन ने सेट काउंट को कॉल करा और काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करा। जब ये फंक्शन रन होना एंड होगा उसके बाद ही मेरे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, 1 हो गई। अब क्या होगा, फंक्शन हमारा रेंडर हो गया। अच्छा, अब मैंने दोबारा सपोज़ करो मैंने दोबारा बटन पे क्लिक करा, जैसे मैंने बटन पे दोबारा क्लिक करा, वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो क्या ये 2 वेरिएबल दोबारा बनेंगे, नहीं, ये सिर्फ रेंडर फेज़ में हमारे बनते हैं। रेंडर फेज़ में ही ये हमारे वेरिएबल बनते हैं। उसके बाद जितनी टाइम भी री रेंडर होगा ये लाइन नहीं चलेगी। ये लाइन हमेशा फर्स्ट री रेंडर जब होता है कंपोनेंट तभी चलती है, उसके बाद ये लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स बार बार ये वेरिएबल नहीं क्रिएट होंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा, वैल्यू काउंट की क्या हो चुकी है, काउंट की वैल्यू हमें पता है क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, सॉरी 1 थी। उसके बाद यहाँ पे सेट काउंट कॉल हुआ, सेट काउंट ने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करा तो वैल्यू क्या हो गई, 2। तो जैसे ही फंक्शन बंद हुआ, कॉल होना मतलब एंड हो गया, तब ये यूआई में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, हमारी स्टेट तो अपडेट हो रही है। हमें यही तो करना था, अपनी स्टेट को ही तो मैनेज करना था, यही करना था ना, मैं हो गया, ठीक है। तो यूज स्टेट क्या करता है, यूज स्टेट हुक बेसिकली हमें अपनी स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। जब भी हमारी स्टेट चेंज हो रही है तो हमें उसको यूआई में अपडेटेड वैल्यू शो करनी है, और यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं अपनी यूआई में अपडेटेड वैल्यू। अच्छा, मैंने बोला था यहाँ पे एक इशू नहीं है, मतलब देखो क्या चीज़ है कि अगर आप जाओगे इंस्पेक्ट करोगे तो आपको पता है हमने यहाँ पे कंसोल स्टेटमेंट लिखी थी, जिसको अभी तक हमने नहीं देखा, तो उसको देखते हैं। कंसोल पे जाते हैं, इसको एक बार हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हमें पता है बटन पे क्लिक होगा तो काउंट पे यहाँ पे 1 होगा और कंसोल में भी 1 होगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पे 1 हुआ पर कंसोल में 0। उप्स, यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो उल्टा हो गया, जैसे वहाँ पे हो रहा था। वहाँ पे कंसोल में वैल्यू अपडेट हो रही थी, यूआई में तो खैर अपडेट ही नहीं हो रही थी। मैंने बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे 2 होगा पर यहाँ पे 1, तो ये वैल्यू में मिसमैच क्यों हो रहा है, अब समझते हैं। वैल्यू में मिसमैच इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टली होता क्या है कि रिएक्ट एकदम से यूआई में वैल्यू को अपडेट नहीं करता है। अभी मुझे पता है इनिशियली वैल्यू 0 है, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक करा, हैंडल क्लिक
इन्वोक हुआ, हैंडल क्लिक ने सेट काउंट को कॉल करके काउंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो इट मीन्स काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 1। पर होगा क्या कि UI मतलब काउंट की वैल्यू तभी अपडेट होगी हर जगह जहाँ भी आप काउंट को यूज़ कर रहे हो, वो तभी अपडेट होगी जब ये फंक्शन रन होना एंड होगा। इट मीन्स काउंट की वैल्यू 1 तो हो गई है, पर ये अपडेट कब होगी? अपडेट तभी होगी जब ये फंक्शन एंड होगा। इट मीन्स अभी तो ये फंक्शन यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 हो गई, पर ये तो फंक्शन एंड हुआ नहीं। इट मीन्स इस काउंट के पास तो अभी भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये फंक्शन एंड हुआ, इट मीन्स काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। अब फिर मैंने हैंडल क्लिक पे कॉल करा, हैंडल क्लिक ने फिर से क्या करा? अब काउंट की वैल्यू क्या कर दिया? काउंट की वैल्यू को 2 कर दिया, है ना। पर अब हमें पता है कि काउंट की वैल्यू तो 1 हो गई थी, मतलब जैसे ही फंक्शन वो हो जाता है, जैसे ही फंक्शन एंड होता है उसके बाद हर जगह काउंट की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर क्या थी? 1 हो गई थी, पर यहाँ पर स्टिल 0 थी। अब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो गई 2, बट इसके लिए अब काउंट की वैल्यू 1 ही है क्योंकि ये फंक्शन अभी एंड हुआ नहीं है, तो इसके लिए ये 2 हो जाएगी, पर उसके लिए स्टिल 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे मिसमैच चलता है, ठीक है, क्योंकि काउंट क्या करता है, मतलब रिया क्या करता है? वैल्यू को तभी अपडेट करता है जब ये वाला फंक्शन एंड हो जाता है, ठीक है। ओके, सो आई होप अभी आपको इतना समझ आया होगा कि मतलब आपको यूज स्टेट हुक को कैसे यूज़ करना है अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये बेसिक यूसेज था किसका, कि आप कैसे अपने यूज स्टेट हुक को यूज़ कर सकते हो स्टेट मैनेज करने के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे थोड़े मतलब ये तो कह सकते हो बहुत ही बेसिक लेवल था, तो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिससे आपको यूज़ स्टेट हुक का डिफरेंट केसेस में कैसे यूज़ करना है वो समझ आ जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही समझ रहे थे कि कैसे एटलीस्ट आपको इतना समझ आ जाए कि कैसे आपको यूज स्टेट हुक को यूज़ करना है अपने रिएक्ट में, ठीक है, स्टेट मैनेज करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।